आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट और यह कक्षा 10 का दूसरा अध्याय है और यह बिहार बोर्ड के दसम वर्ग में दूसरा चैप्टर है और यह पॉलिटेक्निक और आईटीआई के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। पिछले वर्ष भी पॉलिटेक्निक में 2 प्रश्न इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उससे समझते हैं। तो एसिड जो है यह मूल रूप से एक लैटिन शब्द है और इसका जो शब्द है वह एसिडस है, जिससे इसका उद्भव हुआ। और एसिडस शब्द जो है उसका हिंदी अर्थ होता है खट्टा। उसी प्रकार से क्षारक जो है मूल रूप से अरबी शब्द है और इसका यह जो शब्द बना है वह एल्कली से बना है, जिसका अर्थ होता है पौधे का भस्म या एस ऑफ प्लांट्स। इसे हम पौधे का राख भी कह सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि सभी क्षार एल्कली नहीं होते हैं। जो क्षार पानी में घुलनशील होते हैं उसे हम एल्कली कहते हैं। आते हैं हम एसिड के परिभाषा पर। एसिड के परिभाषा को 1680 में रॉबर्ट बॉयल ने इस प्रकार से व्यक्त किया कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये लिटमस पत्र क्या है तो हम आगे पढ़ेंगे। यह एक सूचक है, इंडिकेटर है। आगे हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। जिसका जलीय विलयन स्वाद में इकट्ठा होता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है और अम्ल क्षारीय विलयनों से सल्फर को ये कर देता, वियोजित कर देता। अब आता है लेबॉयजे का परिभाषा 1787 में, जिन्होंने कहा कि अधिकतर अम्ल सल्फर, फास्फोरस आदि अधातुओं से ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बनते हैं, अतः अम्ल में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अब सबसे पहले यहाँ ध्यान दें, अधातु से ऑक्सीजन, अधातुओं के ऑक्सीजन, अधातु से ऑक्सीजन अर्थात अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड का गुण क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, जैसा कि इन्होंने बताया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अधात्विक ऑक्साइड जितने भी होंगे, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनका जो गुण होगा वह अम्लीय प्रकृति का होगा। इसलिए हम अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अब बात करते हैं, इन्होंने एक बात कही कि अम्ल में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, जो कि सत्य नहीं है। अर्थात अम्ल में ऑक्सीजन की अनिवार्यता सही नहीं है। इस बात को बताया डेवी ने बताया कि अम्लों में ऑक्सीजन की अनिवार्यता नहीं है। अर्थात अम्ल में ऑक्सीजन नहीं भी रहेंगे तो वह अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HBr, ये सभी क्या है, HCl और HBr जो है इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है परंतु ये क्या है, अम्ल है। और उसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है, सोडियम के जो ऑक्साइड हैं वो जो है उसमें ऑक्सीजन रहने के बावजूद भी वह अम्ल की भांति कार्य नहीं करता है। और अंततः 1816 में डेवी ने कहा कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन की उपस्थिति रहती है। अर्थात लेबॉयजे द्वारा जो दिया गया परिभाषा था वह इन्होंने गलत साबित कर दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे परिभाषा की। लिविंग ने 1836 में बताया कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और इसका विस्थापन धातु द्वारा किया जा सकता है। हम आगे जब अम्ल के रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे तो उसमें भी इसे विस्तृत जानकारी लेंगे, परंतु यहाँ मैं एक उदाहरण देकर इसके बताता हूँ। HCl की अभिक्रिया जब जिंक से कराई जाएगी तो जिंक क्या करेगा, क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। अर्थात जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। क्यों? क्योंकि जिंक की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से क्या है, अधिक है। और हाइड्रोजन विस्थापित होते ही यहाँ पर जिंक क्लोराइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अलग। इस प्रकार से लिविंग का परिभाषा भी सही रहा। और आधुनिक रूप से हम आर्हेनियस के परिभाषा को याद रखते हैं। इसके बाद बहुत सारे और वैज्ञानिक आए जिन्होंने इसकी परिभाषा दी। तो आर्हेनियस का क्या परिभाषा था, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अर्थात हाइड्रोजन आयन कौन देता है, अम्ल देता है। तो इस प्रकार से जो भी अम्ल हैं, चाहे HCl हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, कार्बोनिल एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो, कोई भी एसिड जल में जब घुलेंगे तो H+ आयन देंगे और वह जितने अधिक H+ आयन देंगे वह उतना अधिक प्रबल अम्ल होगा। अब हम देखते हैं कि एसिड का परिभाषा किन्होंने दिया है। तो एसिड का परिभाषा सर्वप्रथम दिया था रॉबर्ट बॉयल ने, उसके बाद आया लेबॉयजे ने, फिर आया डेवी के पश्चात आया लिविंग का और लिविंग के बाद आया आर्हेनियस का। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरे टॉपिक को पढ़ते हैं। इसमें अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अम्लीय ऑक्साइड क्या है, तो अधात्विक ऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वह कैसा व्यवहार करता है, अम्लीय, अर्थात अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अधात्विक ऑक्साइड जितने भी अधातु के ऑक्साइड हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ETC, ये जो हैं ये अम्लीय होते हैं, अर्थात अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। इसका मैं उदाहरण आगे दे रहा हूँ। क्षारीय ऑक्साइड क्या है, तो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, इनका जो जलीय विलयन होगा वह क्षार के भांति कार्य करेगा, इसलिए इसे हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी क्या कहलाएंगे, क्षारीय ऑक्साइड्स का लेंगे। अब हम ऊपर से जो ये 4 तत्व आपको दिख रहे हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये चारों क्या हैं, अधातु हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इस बात को मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये जो चारों तत्व हैं इनके जो ऑक्साइड हैं वह अम्ल का निर्माण करेंगे।
दाईं तरफ आप देख रहे हैं उससे बनने वाले अम्ल के नाम लिखे हैं। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, वो बनेगा कार्बोनिल एसिड। सल्फर से बनेगा सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड। फास्फोरस से बनेगा फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन से बनेगा नाइट्रिक एसिड। उसी प्रकार से जब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये धातु हैं और इनसे क्या बनेंगे क्षार। सोडियम से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। इस प्रकार ये है। अब हम थोड़ा सा ये देख लें कि कुछ खट्टे पदार्थ में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। जैसे कि ऑरेंज में कौन से एसिड पाए जाते हैं, एप्पल में। तो ऑरेंज में पाया जाता है सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। और एप्पल में आप लोग जानते ही होंगे कि लोहा भी पाया जाता है। जब हम एप्पल को काटते होंगे तो आपको दिखता होगा कि वो लाल हो जाता है ना। तो एप्पल में मैलिक एसिड, विनेगर में एसेटिक, कर्ड में लैक्टिक, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस क्या है, तो हमारा जो पाचक रस है पेट के अंदर उसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। टी में टैनिक एसिड। रेड एंट्स जो हमें काटती है लाल चींटी उसमें फॉर्मिक एसिड। और टर्मरिक में पाया जाता है टेमेरिन यानी इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अम्ल से संबंधित कुछ अन्य जानकारी को। जैसे बिच्छू के डंक में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये फॉर्मिक एसिड क्या करता है, जो ही बिच्छू हमें डंक मारेगा तो डंक मारने के साथ साथ उसके डंक में जो फॉर्मिक एसिड होगी वह हमारे खून के साथ विलय हो जाता है और विलय होने के साथ वह रक्त के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। और हम सभी जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैला गैस है। तो इस प्रकार से वो बनाकर हमारे शरीर में जो है अत्यधिक पीड़ा का अनुभव उत्पन्न करा देता है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि अमाशय में भी क्या पाया जाता है, HCl, जो हमारा भोजन को पचने में क्या करता है, मदद करता है। अब आगे जानते हैं क्षारक क्या है। तो जिस प्रकार हम लोग अम्ल के बारे में विस्तृत जानकारी ले ली उसी प्रकार से क्षारक और लवण के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। क्षारक क्या है, तो 1774 में रुवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि क्षारक जो है अम्ल से ठीक विपरीत गुण रखता है। जैसे कि पहले गुण पर अगर हम ध्यान दें तो उससे ही पता चल जाएगा कि एकदम विपरीत गुण है। पहला गुण क्या है कि क्षारक एक ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और मैंने पहले ही बताया था लिटमस पत्र क्या होता है, एक जो है ये संकेतक है, इंडिकेटर है, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। तो वह क्या करता था, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता था और यह लाल को क्या कर देता है, नीला। तो जस्ट अपोजिट है। उसी प्रकार से ये हो गए NaOH और KOH क्या है, क्षारक है। उसी प्रकार अम्ल से अभिक्रिया कर उदासीन कर देता है और लवण का निर्माण करता है। लवण क्या है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं लवण क्या है। उसके बाद है इसका स्वाद तीखा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता था, इसका स्वाद तीखा होता है। छूने पर साबुन की भांति यह चिकना प्रतीत होता है। चिकना यानी बहुत ही सॉफ्ट लगता है। और यही क्या है, क्षारक है। क्षारक का उदाहरण भी जान गए। अब हम पढ़ते हैं लवण। लवण क्या है, लवण एक रासायनिक यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन को धातु के द्वारा विस्थापित करने से बनता है। जैसे ZnSO4, Na2SO4, है ना, ये सब क्या है, लवण है, साल्ट है। या हम कह सकते हैं NaCl, KCl, ये सभी क्या है, साल्ट है, लवण है। जैसे यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन दर्शाया है, Zn + HCl गिव्स ZnCl2 + H2। ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस्ड कर लेना है। तो ZnCl2 यहाँ क्या हो जाएंगे, ये साल्ट हो जाएगा, अर्थात ये लवण हो जाएगा। फिर दूसरा रिएक्शन एक देख लेते हैं हम। दूसरा रिएक्शन जिंक की अभिक्रिया में करा देता हूँ H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड से जो ही हम इसकी जिंक की अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। और निर्माण करेगा किसका, ZnSO4 का, अर्थात जिंक सल्फेट का। और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और ये ZnSO4 क्या है, साल्ट है। इस प्रकार हमने लवण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अभी तक हम लोगों ने एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं अम्लों के वर्गीकरण के बारे में। ऐसे तो अम्लों का वर्गीकरण, अम्ल का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स है, वह कई प्रकार से होता है। परंतु हम यहाँ पर मुख्य रूप से पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड और हाइड्रा एसिड। ये क्या है, तो ये है यौगिक में उपस्थित तत्वों के आधार पर। यौगिक में उपस्थित तत्वों के आधार पर का अर्थ हुआ कि अम्ल में जो भी तत्व उपस्थित है उसके आधार पर इसे दो भाग में बांटा गया है। पहला है ऑक्सो एसिड और दूसरा है हाइड्रा एसिड। ऑक्सो एसिड का अर्थ है वैसे अम्ल जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी रहे। ऑक्सीजन तो है ही, साथ साथ हाइड्रोजन भी रहे, क्योंकि ऑक्सीजन होना अनिवार्य नहीं है अम्ल में, परंतु हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अगर हो तो हम कहेंगे उसे ऑक्सो एसिड। उदाहरण के तौर पर HNO3, H2SO4, H3PO4, है ना, ये सारे अम्ल क्या कहलाएंगे, या H2CO3, है ना, कार्बोनिल एसिड। तो ये सारे अम्ल को क्या कहलाएंगे, ऑक्सो एसिड। दूसरा है हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड में क्या होगा, वह अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ अन्य अधात्विक तत्व, ऐसे तो ऑक्सीजन भी अधात्विक है तो यहाँ इसलिए लिख दिया गया है ऑक्सीजन को छोड़कर, अर्थात हाइड्रोजन होगा परंतु ऑक्सीजन नहीं होंगे, तब वह क्या कहलाएगा,
हाइड्रा एसिड, जैसे कि HCl, HBr, HCN, HI, ये सभी कौन से एसिड हैं? हाइड्रा एसिड। इस प्रकार से यौगिक में उपस्थित तत्वों के आधार पर यौगिक को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन? ऑक्सो एसिड और हाइड्रा एसिड। ऑक्सो एसिड वे एसिड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन हो, और हाइड्रा एसिड वैसे एसिड हैं जिसमें हाइड्रोजन हो और उसके साथ अन्य अधातु होंगे, ऑक्सीजन नहीं होंगे। आगे देखते हैं। आगे है कार्बनिक एवं अकार्बनिक। इसका वर्गीकरण फिर से हम आते हैं दूसरे तरीके से करते हैं। कार्बनिक कौन से होंगे? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होगा? एसिड, यानी कि वे पदार्थ जो खट्टे पदार्थ हम लोग खाते हैं, जैसा कि पहले ही बता दिया गया है, सेब है ना, इमली, ये सब जो पदार्थ हम लोग खाते हैं तो उससे जो हमें एसिड मिलते हैं उस एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड हो गए, और ऑर्गेनिक एसिड कार्बनिक एसिड हो गए। इसके उदाहरण है CH3COH और CHCOH। इसका नाम होता है एसेटिक एसिड और इसका होता है फॉर्मिक एसिड, है ना। नाम भी याद रखना जरूरी है। तो ये हो गया एसेटिक एसिड, ये हो गए फॉर्मिक एसिड। तो याद रखना, जिसका उपयोग हम लोग खाने में करते हैं या खाद्य पदार्थ में करते हैं, या जो हमें फल, पेड़, पौधे आदि से मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक एसिड। अब आता है अकार्बनिक एसिड अर्थात इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या है? वे अम्ल जिनका उपयोग हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं ना, जिसको हम लोग प्रयोगशाला में यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। इससे क्या करते हैं? इसका यूज कर करके हम अनेक चीज़ों को बनाते हैं, है ना। तो इसलिए इसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, या इसका अन्य नाम हम मिनरल एसिड भी कह सकते हैं। तो इसका अलग नाम ये है। तो याद रखना, खनिज अम्ल भी ये कहलाएंगे, और क्या कहलाएंगे? इनऑर्गेनिक एसिड भी कहलाएंगे। जैसे HCl, HCN, HBr, H2SO4, H3PO4, ये सभी क्या हैं? मिनरल एसिड्स हैं या अकार्बनिक अम्ल हैं। आगे है तनु अम्ल तथा सांद्र अम्ल। अब हम अम्ल की जो वर्गीकरण कर रहे हैं वह किसके आधार पर कर रहे हैं? यह मात्रा के आधार पर कर रहे हैं। अर्थात विलयन तनु है या सांद्र है, यह अम्ल की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि विलयन में, विलयन मतलब सॉल्यूशन, क्लास 9 में ही हम लोग पढ़ लिए हैं सॉल्यूशन। अगर विलयन में, सॉल्यूशन में अम्ल की मात्रा कम होगी, है ना, अम्ल की मात्रा क्या होगी? कम, तो वो क्या कहलाएगा? तनु अम्ल। और अगर अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा, तो क्या कहलाएगा? सांद्र अम्ल। कम या ज़्यादा का मतलब क्या है? सपोज करें हम 1 लीटर पानी ले लिए, 1 लीटर में अगर हम 20 ml 30 ml तक देते हैं क्या? एसिड, तो क्या कहलाएगा? तनु कहलाएगा। लेकिन अगर हम 1 लीटर पानी ले लिए और उसमें हम लगभग मान लो कि 900 ml या 900 ml तक क्या दे दिए? एसिड दे दिए, तो क्या कहलाएगा? सांद्र, क्योंकि इसमें इसकी ज़्यादा मात्रा होगी, है ना। तो इस प्रकार से हमको ये ध्यान रखना है, तनु अम्ल में अम्ल की मात्रा क्या होगी? कम, और सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा। याद रखना है इस बात को। इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। पहला कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में 10% सल्फ्यूरिक एसिड और 90% क्या रहता है? जल। यानी अगर हम 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम डाइल्यूट एसिड बनाए, तो 100 ग्राम डाइल्यूट एसिड में हमारे पास 90 ग्राम होगा क्या? वाटर, और 10 ग्राम क्या होंगे? H2SO4, है ना। इसकी उपयोगिता बहुत है। बैटरी अम्ल भी इसे कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को बैटरी एसिड कहा जाता है क्योंकि ये बैटरी में पाया जाने वाला एसिड है। अगर हम सांद्र की बात करें तो सांद्र में 98% तक सल्फ्यूरिक एसिड रह सकता है। यानी कि अगर हमें 100 ग्राम सांद्र यानी कंसेंट्रिक एसिड बनाना है तो हम 98 ग्राम H2SO4 का यूज करेंगे, मात्र 2 ग्राम ही वाटर का यूज करेंगे, तब जाके वो कौन सा कहलाएगा? कॉन्सेंट्रिक। इस प्रकार हम समझ गए कि जहाँ पर अम्ल की मात्रा कम हो उसे हम तनु, और जहाँ पर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो उसे हम क्या कहेंगे? सांद्र। और इस बात के लिए एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि मनुष्य के पेट में जो HCl पाया जाता है वह कैसा होता है? तनु होता है। क्या होता है? तनु। ये ध्यान रखना है। मनुष्य के पेट में जो पाया जाता है HCl वो क्या होता है? तनु होता है, और तनु HCl पाया जाता है। और कुत्ते के पेट में जो पाया जाता है वो होता है सांद्र, कंसेंट्रिक होता है। अर्थात कुत्ते के पेट में जो HCl पाया जाता है वो बहुत पावरफुल होता है, इसलिए कुत्ता हड्डी को भी क्या करता है? पचा लेता है। परंतु हमारे पेट में जो HCl पाए जाते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो तनु है, डाइल्यूट है, उसमें अम्ल की मात्रा कम है, वह भोजन तक को पचा सकता है। इसलिए जो है कुत्ते हड्डी तक को भी पचा लेते हैं, क्योंकि उसके पेट में क्या पाए जाते हैं? सांद्र HCl यानी कंसेंट्रिक HCl पाए जाते हैं। अब आते हैं प्रबल तथा निर्बल अम्ल। अब ये अलग वर्गीकरण है एसिड का। इसमें H+ आयन के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? जिसका जलीय विलयन आसानी से H+ अर्थात प्रोटॉन आयन प्रदान करेगा और ऋण आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। आसानी से H+ आयन दे देगा। जैसे कि अगर हम HCl ले लिए और इसको हम क्या करेंगे? पानी में घोल देंगे, पानी में घोले और H+ आयन मिला। हम आगे पढ़ेंगे कि H+ आयन को हम लोग pH के रूप में निकालते भी हैं।
तो H प्लस आयन जल दे दिया तो वो प्रबल कहलाएगा, नहीं दिया तो वो निर्बल कहलाएगा। तो इस यहाँ पर हम उदाहरण याद रखेंगे, नाम याद रखना होगा प्रबल अम्ल और निर्बल अम्ल को। HCl, HNO3, HClO3 और H2SO4 क्या है, प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HClO3 परक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर याद रखना है H2SO4 को हम लोग किंग ऑफ एसिड अर्थात अम्ल के राजा कहते हैं, और HCl और HNO3 के अनुपात को हम लोग अम्लराज, हाँ उसे, उसका नाम है अम्लराज एक्वारेजिया, जो सोना तक को गला देता है। तो ये सभी एसिड के अलग अलग काम है, जब हम एसिड के उपयोग पढ़ने लगेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो याद रखना प्रबल अम्ल वे हैं जिसमें अत्यधिक H प्लस आयन होंगे, जैसे HCl, HNO3, HClO3 और H2SO4। आगे है निर्बल अम्ल। निर्बल अम्ल क्या होंगे, जिनमें H प्लस आयन की संख्या क्या होगी, कम होगी। जो H प्लस आयन आसानी से नहीं दे पाएगा उसे हम क्या कहेंगे, निर्बल अम्ल। जैसे H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड, CH3COH यानी एसिटिक एसिड, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, और COH2 यानी ऑक्जेलिक एसिड, ये सभी क्या कहलाएंगे, निर्बल अम्ल। इस प्रकार से हम देखें अम्ल का वर्गीकरण हमने कितने भागों में किया। तो अम्ल का वर्गीकरण तत्वों के आधार पर, उपस्थित तत्वों के आधार पर ऑक्सो एसिड और हाइड्रा एसिड। दूसरा हमने किया कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल, या उसी को अकार्बनिक को हम लोग मिनरल एसिड भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने अम्ल को बांटा तनु अम्ल और सांद्र अम्ल में, और उसके बाद बांटा हम लोगों ने प्रबल अम्ल और निर्बल अम्ल में। इस प्रकार से अम्ल को हम लोगों ने 4 आधार पर वर्गीकृत किया। चारों को ठीक ढंग से याद कर लेना। आगे है बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड अर्थात अम्ल की क्षारकता। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराई जाएगी तो वह जितने हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, है ना, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, बेसिसिटी। जैसे कि यहाँ पर किसी अम्ल में H प्लस आयन, ऐसे इसके लिए ट्रिक भी है, जैसे जिसमें जितने H उपस्थित रहेंगे वही उसका बेसिसिटी कहलाता है। लेकिन यहाँ जरा सा देखें एसिटिक एसिड में, यहाँ तो बहुत सारे H हैं लेकिन फिर भी ये मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक का मतलब हो गया जिसमें एक ही हाइड्रोजन विस्थापित होगा या एक ही H प्लस आयन बनेंगे। इसको हम लोग एक बार बोर्ड पर समझ लेते हैं फिर से। डायबेसिक एसिड, इसका मतलब H2SO4 यानी कि इसमें 2 H हो जाएंगे, और ट्राइबेसिक मतलब 3 H होंगे। ठीक है, तो इसमें ये दोनों अगर याद रख लेंगे तो बाकी बाद सभी में 1 H ही होंगे, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 ही होंगे। तो मोनोबेसिक का मतलब जिसकी क्षारकता 1 हो, डायबेसिक का मतलब जिसकी क्षारकता 2 हो, और ट्राइबेसिक का मतलब जिसकी क्षारकता 3 हो। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड को समझ गए होंगे, किसी अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। अब इसे जरा सा बोर्ड पर हम लोग समझते हैं। अभी हमने पढ़ा बेसिसिटी ऑफ एसिड अर्थात अम्ल की क्षारकता। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि अम्ल को तैयार कैसे किया जाता है, अर्थात प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में अम्ल कैसे बनाए जाते हैं। कुछ अम्ल तो हमें नेचुरल भी मिल जाते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा नींबू से, संतरा से, सेब से। लेकिन अगर हम उसे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो पहला मेथड है संश्लेषित विधि, सिंथेटिक मेथड है। इस सिंथेटिक मेथड में क्या करेंगे, इस विधि में डायरेक्ट 2 तत्वों का संयोग कराया जाता है इलेक्ट्रिक स्पार्क के साथ। जैसे कि H2 की अभिक्रिया अगर क्लोरीन के साथ, है ना, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया अगर क्लोरीन गैस के साथ कराई जाएगी, और वो भी किसमें, इलेक्ट्रिक स्पार्क में, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन क्लोरीन गैस बन जाएगा। और इसका जलीय विलयन जो होगा, यानी कि जब ये वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, पानी के साथ ये संयोग करेगा, तब ये बन जाएंगे क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, ये याद रखना है।
उसी प्रकार अगर हम चाहें तो दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अगर हम कराएं तो सल्फर डाइऑक्साइड, और अगर सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो बन जाएंगे SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। और उसी तरह अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करा दें तो ये बन जाएंगे क्या, H2SO4, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो पहला मेथड था सिंथेटिक मेथड, यहाँ हमने 2 एसिड का निर्माण किया, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा H2SO4, ठीक है। तो याद रखना है सिंथेटिक मेथड में। अब दूसरा आते हैं अम्लीय ऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया। अम्लीय ऑक्साइड क्या है, अम्लीय ऑक्साइड हमने अभी से कुछ देर पहले ही पढ़ा कि अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं ना। तो अम्लीय ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं और जल से कराने के पश्चात हमें क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। चलिए करा के देखते हैं। जैसे यहाँ से ले लिए SO3 है, SO3 की अभिक्रिया हम जल से कराए, वाटर से करा दिए H2O, तो क्या मिल गया, H2SO4, है ना। इसको थोड़ा सा अगर नहीं बैलेंस हो तो बैलेंस कर लेना। ये क्या कहलाया, ये कहलाया सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा ले लें CO2 प्लस H2O, तो ये क्या बना लेगा, कार्बोनिल एसिड बना लेगा, है ना, कार्बोनिल एसिड या अम्ल, ये बना लिया। तो यहाँ पर चलो एक बार बैलेंस कर लेते हैं, H2 ठीक है, ये बैलेंस ही है। तो इस प्रकार से हम 2 एसिड यहाँ भी बना लिए। तो ये 2 मेथड याद रखना है अम्ल को तैयार करने का, पहला सिंथेटिक मेथड, दूसरा अम्लीय ऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया से। इसको याद रखना है, आगे प्रश्न आ सकते हैं इस पर। लोग पढ़ लेते हैं अम्लों के गुण। अम्ल के 2 प्रकार के गुण हो सकते हैं, पहला है भौतिक गुण और दूसरा है रासायनिक गुण। भौतिक गुण वे गुण होते हैं जिनका अनुभव हम देखकर परखकर भी कर सकते हैं, परंतु जो प्रयोगशाला में गुण को जांचा जा सकता है वही हम रासायनिक गुण कहलाता है। तो हम रासायनिक गुण को देखते हैं। पहला है धातु से अभिक्रिया। तो अम्ल की धातु से अभिक्रिया करा कर देखते हैं कि इसके क्या गुण हैं। जैसे कोई एक धातु लेते हैं, जैसे जिंक लिया, और कोई एक एसिड लेते हैं, अम्ल लेते हैं, जैसे HCl। सभी जो नाम जानते हैं उनके नीचे नाम भी लिखना, जैसे इसके नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके नीचे जिंक लिख देना, अच्छा रहता है। तो जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, ZnCl2, और हाइड्रोजन विस्थापित हो गए तो बच गए H2। अर्थात अगर प्रश्न आ जाए कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या देता है, तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। यही हमारा हेडिंग होना चाहिए, यही आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस देता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। यहाँ अगर 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया H2SO4 से करा दें एक अन्य एसिड से, क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस H2 गैस। यहाँ भी क्या मुक्त हुआ, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। तो याद रखना है धातु की अभिक्रिया अगर अम्ल से होगा तो क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। अब आते हैं धातु के कार्बोनेट। धातु के कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम धातु है, इसके कार्बोनेट CaCO3, इसका क्या नाम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इसकी अभिक्रिया किससे कराना है, अम्ल से कराना है। चलो HCl से करा देते हैं। HCl से अभिक्रिया करा दिए तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम। याद करें द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या था, हर एक यौगिक अपने मूलक को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। जैसे कैल्शियम का मूलक है कार्बोनेट, हाइड्रोजन का है क्लोरीन, तो कैल्शियम क्या करेगा, इसके मूलक को ले लेगा, और ये क्या करेगा, इसके मूलक को ले लेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर द्विविस्थापन होंगे नहीं। यहाँ क्या बनेगा, CaCl2, है ना। तो एक्सचेंज तो किया, परंतु HCO3 H2CO3 नहीं बनाएगा, बल्कि बनाएगा H2O और CO2 बनाएगा। इसको भी बैलेंस कर लेना अगर नहीं हो तो यहाँ ध्यान रखना है, अगर धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस मुक्त होगा, CO2। तो मैंने एक अभिक्रिया कार्बोनेट से दिखाया, चलो दूसरा अभिक्रिया भी बाइकार्बोनेट से दिखाते। दूसरा अभिक्रिया बाइकार्बोनेट से क्या होगा, तो बाइकार्बोनेट से लिखते हैं एक NaHCO3 की अभिक्रिया हम H2SO4 से करा देते हैं। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अभिक्रिया कराते हैं तो Na किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ, मूलक को एक्सचेंज कर देंगे तो बन जाएंगे Na2SO4। बैलेंस कर लेना है खुद से, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा इधर, H2O प्लस CO2। तो यहाँ क्या बना, CO2 गैस। तो याद रखना है धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अगर अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CO2 गैस, या H2O और CO2 बनेगा। याद रखना है लवण तथा जल बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड, धात्विक जैसे कैल्शियम धातु है, इसका ऑक्साइड CaO, है ना। हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम धातु है, इसका हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना। ये हो सकते हैं। इसकी अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं, चलो HCl से करा दिए। HCl से कराने पर क्या बनेगा, CaCl के साथ चला जाएगा तो बन जाएगा CaCl2,
प्लस क्या हो जाएंगे H2O हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या बनता है, लवण तथा जल। याद रखना ये क्या है, लवण है, साल्ट है। लवण की परिभाषा पहले ही दी जा चुकी है, तो यहाँ याद रखना है। अगर पूछेगा धात्विक ऑक्साइड हाइड्रा ऑक्साइड से अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया यदि करिए तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा यहाँ पर लवण तथा, लिखेंगे लवण तथा जल प्राप्त होता है। ये लवण हो गया, ये जल हो गया। दूसरा में भी वही प्रकार से अभिक्रिया होगा, है ना। दूसरा अभिक्रिया देख लेते हैं। NaOH का अभिक्रिया किसी दूसरे एसिड से कराते हैं, चलो HNO3 से करा देते हैं। तो नाइट्रिक एसिड हो गया, NaNO3 बनेगा प्लस, अब NaNO3 बन गए, तब क्या बचे, तो बच गए H2O। यहाँ भी बन गए, ये हो गए लवण और ये हो गया जल। इस प्रकार से ये अभिक्रिया बन जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, धातु से HNO3 उस तरह से अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे अगर हम कॉपर की अभिक्रिया HNO3 के साथ कराएं तो ये H2 गैस नहीं देगा। ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है, क्योंकि एक्सेप्शन ही पूछा जाता है। तो अगर कॉपर से अभिक्रिया करा दें तो क्या बनेगा, CuHolNO32 यानी कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO2। इसको बैलेंस कर लेना है, याद रखना है। इसमें एक एक्सेप्शन याद रखना, धातु से अभिक्रिया में कि कॉपर जो है अगर HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2 गैस, वो भी देख लें। चलो तो चौथा क्या है कि अम्ल की क्षारक से अभिक्रिया, है ना। तो अम्ल की क्षारक से अभिक्रिया करा लेते हैं। रासायनिक गुण में आ गया अम्ल की क्षारक से अभिक्रिया, है ना। क्षारक कोई भी एक अम्ल लें, अम्ल जैसे HCl, क्षारक यानी कि बेस, जैसे क्षारक का उदाहरण भी थे NaOH, KOH, CaHolOH2, ये सभी क्या है, क्षारक है। तो AH कहाँ चला जाएगा, HOH के साथ, और Na के साथ क्या आ जाएगा, Cl। तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। जैसे हम बेसिसिटी निकाल रहे थे, है ना, बेसिसिटी ऑफ एसिड जब निकाल रहे थे वो, तो वही लगाना है। तो यहाँ क्या बना, NaCl प्लस H2O। तो NaCl भी क्या है, यह लवण है। अर्थात ये ध्यान रखना है, अगर अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से होगी तो क्या बनेगा, लवण तथा जल। अब इस बात को ध्यान रखना, अगर अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से किसी भी रूप में होगी तो लवण और जल बनते हैं। तो लवण के गुण जो होते हैं वह अम्ल और क्षारक से विपरीत होते हैं, अलग होते हैं, परंतु लवण इससे बनता है। अर्थात ये लवण जो है क्षारक और अम्ल के गुणों को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये याद रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में कोई अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करे, वही अभिक्रिया क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदाहरण ले लेते हैं, 2-3 उदाहरण। एक और ले लेते हैं H2SO4, ये क्या हो गए, तो अम्ल और क्षारक एक ले लेते हैं। एक क्षारक ले लिए KOH, क्या बनेगा, तो K किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ, तो K2SO4, है ना, प्लस जल बन जाएंगे। इसको संतुलित कर लेना है, बैलेंस कर लेना है ना। तो ये भी हो गया लवण, ये हो गया जल, ठीक है। इस प्रकार से और अगर हम चाहें तो ले सकते हैं MgHolOH2, ये हो गया क्या, क्षारक, और एक एसिड दे दो इसको HCl, तो क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस H2O। ये भी क्या हो गया, लवण और जल। इस प्रकार से हमने इसका रासायनिक गुण भी पढ़ लिया। भौतिक गुण कोई खास होते नहीं है, मैंने पहले ही परिभाषा में बता दिया है। रॉबर्ट बॉयल ने जो परिभाषा दिया था उसमें भी भौतिक गुण लिखा है। पहला भौतिक गुण याद रखना है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा याद रखना है कि सभी खनिज अम्ल जो मिनरल एसिड थे, जिसे हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, सभी खनिज अम्ल साधारणतः क्या होते हैं, रंगहीन और जल में विलय। रंगहीन का मतलब हो गया उसका कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है ना। रंगहीन और जल में विलय का मतलब हो गया वह पानी में बिल्कुल ही मिल जाएंगे। आगे है ऑक्जेलिक अम्ल एक रंगहीन ठोस है, किंतु एसिटिक अम्ल एक रंगहीन द्रव है। एसिटिक एसिड जो है ये क्या है, द्रव है, इसे ही हम विनेगार कहते हैं। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो ठोस है। और सांद्र अम्ल के गंध क्या होते हैं, तीखे होते हैं। जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि सांद्र क्या होते हैं, अम्ल जिसमें कि अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसके गंध क्या होंगे, तीखे होंगे। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पंजेंट। और अधिकांशतः सांद्र अम्ल चमड़े को जला देते हैं। अर्थात सांद्र अम्ल जो होते हैं उससे हमें बच के रहना चाहिए, उसका उपयोग करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो हमारे त्वचा को जला सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर दूसरे दिन मैं दूसरा आगे बता दूंगा।
ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में देख लेना है, इससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन डाल देता हूँ ताकि उस क्वेश्चन को आप लोग बना सकें।